स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हमने पीछे वीडियो के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और पोटेंशियल चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पार्ट हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ले ली थी। ठीक है, अब देखेंगे कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। टॉपिक जो हमारे पास में है कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, देखो कंडक्टर की कैपेसिटी को आप कैसे प्रूव कर पाओगे। देखो कोई भी कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटी आप कैसे करोगे कि उसके ऊपर कितना चार्ज आ सकता है। ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो कैपेबिलिटी ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर है कैपेबिलिटी ऑफ चार्ज ऑन ए कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये क्या है अपने पास में कैपेसिटेंस। अब इसका मतलब ये हो गया कि हम जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे, चार्ज को हम इंक्रीज करेंगे, तो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी ऑफ चार्ज, अगर किसी कंडक्टर के ऊपर आप चार्ज इंक्रीज करते हो, ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर, ये कंडक्टर मतलब कि इसके अंदर करंट फ्लो हो सकता है क्योंकि चार्ज है, ये कंडक्टर तभी नाम दिया अपन ने, इसके ऊपर जब चार्ज आ सकता है तो चार्ज इसमें फ्लो हो सकता है। तो इस पर मान लो नंबर ऑफ चार्ज जो है वो 5 है। अभी नंबर ऑफ चार्ज मैंने कितने कर दिए, 50 कर दिए, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? पोटेंशियल इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, नाम वर्ड पे जाओ, नाम क्या दे रहा है, पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल जो है वो क्या है, इंक्रीज है। पोटेंशियल क्या है, इंक्रीज है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे, व्हेन वी इंक्रीज चार्ज, व्हेन वी इंक्रीमेंट इन चार्ज ऑन कंडक्टर, then potential will be increase। पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। अरे वो समझे, तो हम कह सकते हैं सो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सो पोटेंशियल charge is directly proportional to potential। आ रही बात समझ में? ठीक है, यानी कि चार्ज अगर आप बढ़ाओगे किसी भी कंडक्टर पे तो पोटेंशियल उसका इंक्रीज रहेगा। देन हम क्या कह सकते हैं, Q is directly proportional to V। Q is directly proportional to V। या Q क्या है आपके पास में, चार्ज, और V क्या है, पोटेंशियल। और पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान में होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं लिया? पोटेंशियल के बारे में क्या बताया था कि कोई भी आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कंसीडर कर रखा है, आपको दे रखा है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के थ्रू प्रोड्यूस होता है। किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, चार्ज के थ्रू, स्टैटिक चार्ज के थ्रू। ध्यान रखना, मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इंफिनिटी से किसी चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को लेकर आप आओगे, इंफिनिटी से, कहां से, इंफिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आओगे, तो जितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, दिस वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल। ये क्या होगा, पोटेंशियल। आइए समझ। अगर मैं आपको ये कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और पॉइंट ए पर कोई टेस्ट चार्ज है और इसको आप बी तक लेके जा रहे हो, तो कितना वर्क डन आपको करना पड़ रहा है, जितना भी वर्क डन आपको करना पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड ए पोटेंशियल डिफरेंस। उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि एक बात तय है कि पोटेंशियल जो है उसमें चार्ज इंफिनिटी पे होता है और पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूजन में सही रहती है। आगे बात समझो।
अब हमारे पास में जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का सिंबल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, देन q इक्वल्स टू c अपॉन v, ठीक है। और c क्या है हमारे पास में कांस्टेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। c क्या है कैपेसिटेंस, आ रही बात समझे, ठीक है। तो c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा q अपॉन v, c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा q अपॉन v। ये हमारे पास में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया, c इक्वल्स टू q अपॉन v, ठीक है। इस फॉर्मूले को उतार लो। ये बात करते हैं अपन, c इक्वल्स टू q अपॉन v अपने पास फॉर्मूला आ गया है ना। अब c हमारे पास में क्या कैपेसिटेंस है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझना इस फॉर्मूले को एक बार। 1 अपॉन v, 1 अपॉन v मतलब कि यूनिट पोटेंशियल। आइए समझ में, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पर यूनिट पोटेंशियल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, यूनिट पोटेंशियल। तो यूनिट पोटेंशियल पर जितना भी चार्ज है, यूनिट पोटेंशियल, मान लो कि हमको ये ऑब्जेक्ट दे दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के यूनिट पोटेंशियल में हमको जितना भी चार्ज मिल रहा है कि एक पोटेंशियल पर 1 वोल्ट पर हमने वोल्टमीटर लगा दिया या कोई ऐसा मेजरिंग डिवाइस लगा दिया जो वोल्टेज को या पोटेंशियल को मेजर कर सके, और हमको वहां पर दिख रहा है 1। अब उस 1 पोटेंशियल में जितना चार्ज है, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अरे बस समझ, वो क्या होगा कैपेसिटेंस हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन दीज रेशियो, q एंड v का, v के बीच का रेशियो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो q और v के बीच का रेशियो को देखकर क्या लग रहा है कि जो अपने पास में ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, एक लीनियर लाइन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज हो गया अपने पास में q और ये हो गया v, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक लीनियर लाइन। ये अपने को मिल गया लीनियर लाइन। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये q है, ठीक है। ये q का ग्राफ बढ़ रहा है 0 से, जैसे जैसे q बढ़ रहा है वैसे वैसे v बढ़ रहा है अपने पास, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर फॉर कैलकुलेशन ये यहाँ लिख सकता हूँ मैं, बात एक ही है, समझ बात, ठीक है भाई। अगर मैं इसको यहाँ नहीं लिखता, मैं ग्राफ कहता कि इस पर ग्राफ बना के दिखाओ मेरे को, तो कैसे ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ग्राफ बनाते हैं ना। अरे बस समझ में, ठीक है। हमेशा ओरिजिन पॉइंट से आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, और ओरिजिन पॉइंट आप इस तरफ लोगे, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास, अब देखो ये एंगल जो है वो एंगल कौन सा अपने पास, थीटा। ये एंगल क्या अपने पास में, थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू, बोलो, नहीं वो अपन पढ़ते हैं ना पीबी वगैरह, बेस अपॉन है, बेस अपॉन है, परपेंडिकुलर अपॉन है, परपेंडिकुलर अपॉन, हाँ बेस, ठीक है। तो P अपॉन B। अब देखो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू ये Q, तो ये भी क्या हो जाएगा Q, और बेस क्या है अपने पास V। और we know that equation number first and equation number 2, putting value of equation first in equation second, putting value of equation first in equation second, equation first की वैल्यू और सेकंड में पुट कर दो, क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू c, q अपॉन v की वैल्यू क्या अपने पास में c, ठीक है। तो हमारे पास में अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं, एंगल की वैल्यू निकालूं, तो एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स c। आ रही बात समझ में। तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, एंगल की आ गई, ये tan थीटा की आ गई, ये भी tan थीटा की वैल्यू आ गई। आ रही बात समझ, तो इसको उतार लो। अब देखेंगे ये हमने हमारे पास में q और v को इस तरीके से प्लॉट कर रखा है, लेकिन अगर q और v को इस तरीके से प्लॉट नहीं कर रखा हो, और कैसे प्लॉट कर रखा हो, कुछ q और v का प्लॉटेशन जो है वो ऐसे दे दिया, ये हमारे पास v दे दिया, ये हमारे पास q दे दिया, आई बात समझ में। तो ये हमारे पास में एंगल हम कितना ले लेते हैं, फाई ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं एक बार, फाई, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपके, है ना। और यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, ये v हो गया। तो अब tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो tan थीटा इक्वल्स टू हमारे पास में मिला v अपॉन q, है ना। और v अपॉन q क्या है आपके पास में, c है कि 1/c है, 1/c है। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/c। पता चला ना 1/c कैसे हुआ,
भाई C इक्वल टू Q अपॉन V, तो V अपॉन Q इक्वल टू 1/C, उल्टा हो गया। तो क्या आ जाएगा, अगर आप C की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये फाई होता है, फाई क्या होता है, फेज एंगल। फेज एंगल जानते हो, फेज एंगल होता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो भी एंगल बनता हो उसको हम फेज एंगल बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने घरों में सुना होगा कि आपने कितनी फेज की लाइन आ रही है, सिंगल फेज की लाइन आ रही है, 3 फेज की लाइन आ रही है, ऐसे बोलते हैं घरों में कि सिंगल फेज का कनेक्शन ले रखा है, 3 फेज का कनेक्शन ले रखा है। वो फेज इसलिए है कि जो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना है, बट वोल्टेज और करंट इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में बना हुआ एंगल जो है वो फेज एंगल होता है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ये फेज एंगल को शो कर रहा है, ध्यान में रखना। तो क्या आ जाएगा, C इक्वल टू 1 अपॉन में tan फाई, और 1 अपॉन tan क्या होता है, कोट होता है, देन C इक्वल टू कोट फाई, ये क्या हो जाएगा, C की वैल्यू हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब इन शॉर्टली ये है आपके पास में, अगर आपको प्लॉटेशन चेंज कर दे, ठीक है, तब तो C जो कैपेसिटेंस वो कोट फाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, किसमें काम आएंगे, न्यूमेरिकल्स में, ऑप्शनल टाइप एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स में। एमसीक्यू न्यूमेरिकल में आपको डायग्राम दे देगा C अपॉन Q, और आप जल्दी से लिख दोगे tan थीटा इक्वल्स टू C, और थीटा की वैल्यू लिख दी 45 डिग्री, tan 45 इक्वल्स टू इतना होता है, और ये जैसे आप आंसर टिक कर दोगे, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आपको देखना है कि प्लॉटेशन किस पे दे रखी है, ठीक है, उसके लिए आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे। आई बस इसको बता दें। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे इसके यूनिट की। अब देखेंगे यूनिट, तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस देखो, आप लोगों ने देखा भी होगा घरों में आपके पंखे जो होते हैं उसके अंदर जो सेल लगा रहता है, जिसको हम सेल नहीं बोलते, कैपेसिटर बोलते हैं। सॉरी, हम तो सेल ही बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में होता है कैपेसिटर है, ठीक है। तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा आपको ऐसा माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड, ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है। देखना आपको ऐसा सिंबल मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। तो फैरेड, एफ क्या होता है, फैरेड होता है, और फैरेड जो यूनिट होती है वो किसकी यूनिट होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आप देखेंगे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस में C इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, Q अपॉन V, देन C इक्वल टू Q चार्ज है, तो चार्ज तो हमारे पास में 1 कूलम, V क्या है, वोल्ट है, देन वोल्ट इक्वल टू 1 वोल्ट, और C हमारे पास में क्या है, यहाँ ये ध्यान रखना, ये C और ये C अलग अलग है भाई, ये C कैपेसिटेंस है, कभी कर मत देना इसको क्या नाम है चार्ज, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ कैपेसिटेंस इसका क्या आ जाएगा, फैरेड, क्या आ जाएगा, फैरेड, ना कि फैराडे, ध्यान रखना। तो फैरेड इक्वल्स टू 1C अपॉन 1V, ठीक है। अब देखो आपके पास ये 1 फैरेड आ गया, क्या आ गया, 1 फैरेड, है ना। हमारे पास में अगर मैं इसके SI यूनिट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, SI यूनिट की, तो SI यूनिट हमारे पास में क्या आ रही है, ये अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूँ, ये SI यूनिट हो गई हमारे पास में 1C अपॉन 1V, ठीक है। अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो डायमेंशन कैसे सॉल्व करोगे इसका, इजीली है, कोई हार्ड नहीं है। सबसे पहली चीज कि फैरेड इक्वल्स टू C अपॉन V है। C क्या है हमारे पास यहाँ पर, चार्ज, यहाँ C क्या है, चार्ज, ध्यान रखना, ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज है, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, तो ध्यान रखना चाहिए। तो फैरेड इक्वल्स टू F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फैरेड, F फैरेड है, फैरेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, C, और V क्या होता है, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम पता चला कैसे आया, नहीं पता चला कैसे आया, जूल पर कूलम सिंपल है यार, बताया था ना भी कि किसी भी टेस्ट चार्ज को आप इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेकर गए, तो टेस्ट चार्ज को हम कूलम से लिखते हैं, तो हम 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेकर गए, तो हमको कितना वर्क करना पड़ा, 1 जूल वर्क करना पड़ा। कितना वर्क करना पड़ा, वर्क, यानी जो वर्क करोगे दिस वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल, उस वर्क को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे, ध्यान रखना चाहिए। तो बताया था मैंने ये चीज आपको उसमें पोटेंशियल वाले चैप्टर में भी, जूल पर कूलम आ जाएगा इसका, कि 1 पर कूलम चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क, इट इज कॉल्ड जूल पर कूलम। इज दैट क्लियर, ओके। अब देखो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये C ऊपर जाएगा, देन फैरेड इक्वल्स टू C स्क्वायर अपॉन जूल, ओके। अब फैरेड इक्वल्स टू
जूल किसका होता है, जूल यूनिट किसकी होती है, वर्क की होती है। और वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में, ये ध्यान में रखना। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अच्छा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जूल का यूनिट होता है, मतलब वर्क का होता है फॉर्मूला, और वर्क की यूनिट जूल होती है। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। या फिर सॉरी देखना ध्यान से एक बार समझना, जूल होता है वर्क की यूनिट, वर्क यूनिट, ठीक है। और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स होता है m इंटू ए, m इंटू ए होता है ना। और ये d, तो पहले तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट को मीटर में लिखते हैं और फोर्स को न्यूटन में, यानी न्यूटन इनटू मीटर लिख देंगे हम पहले तो, आगे क्वेश्चन में। और उसके बाद में फैरेड इक्वल्स टू कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन क्या है आपके पास में, न्यूटन क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो फोर्स, फोर्स को न्यूटन में लिखते हैं, न्यूटन है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को किस में लिखेंगे, केजी में, एक्सेलरेशन किस में लिखेंगे, मीटर स्क्वायर में। क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर। और ये क्या आ जाएगा अपने पास, एक्सेलरेशन को मीटर स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं, सॉरी ठीक है, ऐसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। आई बस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको डिस्टेंस को आप किसमें लिखोगे, मीटर में लिखोगे, मीटर में। आएगा समझ, बस अब इजी है, अब इजी है, ठीक है। ये भी यूनिट है भैया, ये भी यूनिट ही है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना, तो न्यूमेरिकल के अंदर आप ये देखना कि आपको वैल्यू किस यूनिट में दे रखी है, फिर उस यूनिट में चेंज, यूनिट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा नंबर तो इसमें कट जाता है सीबीएसई के अंदर। कई बच्चे यूनिट चेंज नहीं करते, खाली बस फॉर्मूला रटाया होता है, उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। दुनिया करती है फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट, ठीक है। आप यूनिट के अकॉर्डिंग यूनिट में आंसर ला के दोगे तब जाकर समझ में आएगी ना चीज। तो क्या आएगा आपके पास में, फैरेड इक्वल्स टू कूलम्ब के लिए A1 T1 का स्क्वायर। भाई ये अपने पास में चार्ज है ना, और चार्ज का क्या होता है डायमेंशन, A1 T1 होता है, पता है ना कैसे होता है चार्ज का, बताया था। Q इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला चार्ज के लिए, IT Q इक्वल्स टू IT होता है। देन Q इक्वल्स टू I का होता है एम्पियर, और T का होता है T, टाइम का होता है T। A1 T1 हो गया। कोई भी अगर यूनिट नहीं हो ऊपर तो 1 होता है, 11th क्लास में खूब पढ़ा था अपन ने। और अगर 0 होगा तो 0 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, A1 T1 स्क्वायर। उसके बाद में किलोग्राम का, किलोग्राम पर किलोग्राम इनटू मीटर। तो किलोग्राम का क्या होगा, मास का, मास होगा तो मास का m1। उसके बाद में मीटर, मीटर बोले तो डिस्टेंस, बोले तो लेंथ L1, ठीक है, समझ मेरी बात। अपॉन T2 क्योंकि सेकंड है और सेकंड टाइम होता है तो T2, ठीक है, इनटू मीटर क्या हो गया L1। आई बात समझ में, कोई समस्या नहीं ना। तो थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का सा, मतलब कंसंट्रेशन पावर होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पर सी का कैपेसिटेंस कर दिया तो कुछ ही बन जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, देखेंगे फैरेड इक्वल्स टू देखेंगे, इसको तो लिख देंगे क्या, पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी A2 T2 अपॉन, और अब ये T2 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T की पावर -2, देन M1 L1 है और T की पावर -2 एंड L1, ठीक है। अब इस सबको ऊपर भेज दो, फैरेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा A2 T2, और ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह नहीं है तो, फैरेड इक्वल्स टू, हाँ बोलो, A2 T2 और ये ऊपर चला जाएगा तो बिल्कुल M-1 L इनवर्स, और ये T प्लस का हो जाएगा T2 और L इनवर्स का हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो फैरेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास है, बोलो। अब देखो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या कहीं कोई A है, नहीं है, खाली एक ही A है तो A2। उसके बाद में T है 2 है तो T की पावर है 4। इसके बाद में L भी 2 है तो L की पावर -1 और L की पावर -1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा
एल की पावर -2 हो जाएगा भाई। -1 प्लस -1 कितना होता है? -2 होता है। क्या हो जाएगा आपके पास में? एल की पावर -2। अच्छा एन कितना है हमारे पास में? m - 1 l - 2 t 4 a2। इसको उतार लो, यही आ रहा है? हाँ यही आ रहा है, सही है।